Hello student, today we are going to discuss about electron transport system, that is respiratory chain. In short way you can say ETS or electron transport chain also. So electron transport system, although glycolysis and Krebs cycle are highly complex catabolic reaction sequences, pitifully small amount of bioenergy is gained by the cell per glucose molecule during glycolysis and Krebs cycle. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल देखा और ये देखा कि बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP गेन बाय ग्लाइकोलिसिस एंड Krebs साइकिल. ठीक है, मेजर एनर्जी जो है हमें मिलती है तब 90% ऑफ एनर्जी ऑब्टेन होगी व्हेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है का जो ब्रेकडाउन होगा वो जो NADH2 की फॉर्मेशन है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर करने पर. सो 2 इलेक्ट्रॉन ATP is obtained in glycolysis and 2 ATP in Krebs cycle. So instead about 90% of total ATP formed per glucose molecule forms during oxidation of hydrogen atoms released during these earlier stages of glucose degradation. So indeed the main function of glycolysis and Krebs cycle वास्तव में ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल का फंक्शन क्या है, इज़ टू मेक हाइड्रोजन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल अवेलेबल इन ए फॉर्म दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब यह है कि मुख्य जो फंक्शन है, मेन फंक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस और Krebs साइकिल का, वो ये है कि ग्लूकोज के हाइड्रोजन को इस तरह से इस फॉर्म में अवेलेबल कराना कि वो ऑक्सीडेशन में यूटिलाइज हो सके. So oxidation of hydrogen is accomplished by electron transport system in the mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा. हम लोगों ने देखा ग्लाइकोलिसिस जो साइटोसॉल में हो रही है, Krebs साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, एंड देन अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी. बट डिफरेंस क्या है, Krebs साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगी और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इसकी इनर मेम्ब्रेन पे होगी. ओके, Krebs साइकिल के लिए ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एक्सेप्ट वन, बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंजाइम्स आर complex with the protein molecule and insoluble which are present on the inner mitochondrial membrane, that is क्रिस्टी. सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जो है वो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इस तरह का क्रिस्टी बनाते हुए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग फॉर्म करती है, दैट इज़ क्रिस्टी. आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर. तो ये जो स्ट्रक्चर है फोल्डिंग, दैट इज़ क्रिस्टी. और इन्हीं फोल्डिंग्स पे जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हुए एंजाइम्स जो है प्रेजेंट है, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो रिलीज्ड हाइड्रोजन एटम्स आर टेकन बाय द हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD+ and FAD+, which are consequently reduced to NADH2 and FADH2. NADH2 and FADH2 transfer their hydrogen atom to electron transport system, becoming oxidized back into NAD+ and FAD for reuse in glycolysis and Krebs cycle. The special feature of electron transport system are that first, each hydrogen atom entering into the electron transport system is ionized. जो भी हमारा हाइड्रोजन है जो इंटर करेगा वो पहला होगा कि वो क्या काम करेगा, आयोनाइज्ड होगा. आयोनाइज्ड होने का मतलब हाइड्रोजन स्प्लिट इनटू द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. नाउ नेक्स्ट स्टेप, द इलेक्ट्रॉन आर वेरी हाई रिच इन फ्री एनर्जी. जैसे ही अभी वो रिलीज़ होगा इलेक्ट्रॉन, उस लेवल पे जो एनर्जी लेवल है फ्री एनर्जी, दैट इज़ वेरी हाई. ठीक,
और इस एनर्जी को लो लेवल तक जो है इंटर करना होगा, तभी हमारा जो है ये एनर्जी जो हाइड्रोजन है, प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन फॉर्म करेगा और वो ऑक्सीजन से, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करके वाटर फॉर्म करेगा. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी रिच इन फ्री एनर्जी. दीज आर देयरफॉर ट्रांसफर्ड डाउन a linear series of electron carrier proteins that constitute the reaction sequences of electron transport system. While passing down the electron transport system sequences, the electron lose a large amount of their free energy that at the end of electron transport system, that these now readily react with molecular oxygen, that is half O2, forming water molecule. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फॉर्म होंगे कैसे बनेंगे, हाइड्रोजन के आयोनाइज होने पे. हाइड्रोजन आइटम जब आयोनाइज होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की फॉर्मेशन होगी. इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा, डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से ट्रांसफ़र होगा, और जब ये ट्रांसफ़र होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है उस कंडीशन में जो फ्री एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल की होती है. तो अब ये उस लो लेवल तक इसे ट्रांसफ़र हो, लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ रिएक्शन से जो है वो ट्रांसफ़र होगा, जिसमें कि एनर्जी लेवल जो होगी वो डाउन होगी. अब इस लेवल पे पहुंच जाएगा जिसमें कि हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन उससे कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर सके. ओके, द रेस्पिरेटरी चेन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम अकर इन लीनियर सीक्वेंसेस एंड देयर एंजाइम्स लोकेटेड इन द cytoplasmic membrane of bacteria, but in case of eukaryotic cell it is located on the membrane of mitochondria, that is inner membrane. जैसा हमको पता है कि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो बैक्टीरिया के केस में वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे होगा. ओके, एंड इन केस ऑफ यूकैरियोट्स ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा. ओके, now what are the components of electron transport chain or system? So here are component. First component, that is NADS dehydrogenase complex. It is also known as NADH coenzyme Q reductase complex. This is the first and largest complex of a respiratory chain. Its main component is NAD dehydrogenase enzyme, is a flavoprotein. It is tightly linked with the hydrogen acceptor prosthetic group called FMN, which accept 2 electrons and protons from 2 NADS to become the reduced form of FMNH2. Also, FMNH2 also contains iron atom which assist in the transfer of the electron and proton to coenzyme Q. Okay, so ये हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होगा. सेकेंड इज़ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये फर्स्ट हमारा जो है, सपोज़ कि हमारे में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इज़ फोल्डेड, ये क्रिस्टी फॉर्म करता हुआ, और इस पे जो कॉम्प्लेक्स होगा वो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पे है. तो ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट वन दैट कैन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये जो है कॉम्प्लेक्स की प्रेजेंट जो है ऐसी होगी कि वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा. और सेकेंड जो कॉम्प्लेक्स है सिमिलर टू कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बट कैन नॉट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वहाँ के जो मेम्ब्रेन होगी कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर होगा वो मेम्ब्रेन को अक्रॉस नहीं कर सकती. तो जो प्रोटॉन की पंपिंग है वो पंपिंग पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब कि आप समझ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो है जो हाइड्रोजन है वो इंटर करेगा
इसके स्पेस में, ये स्पेस जो हमारा स्पेस है क्या है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ इसका हाइड्रोजन प्रेजेंट जो है होगा। बट इस सेकेंड कॉम्प्लेक्स में जो हमें हाइड्रोजन रिलीज एटम प्रोटॉन रिलीज होंगे, दैट कैन नॉट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो जो है मैट्रिक्स में ही रह जाते हैं। ओके, इसको हम लोग फिर से आगे देखेंगे। थर्ड इज द कोएंजाइम क्यू। कोएंजाइम क्यू। फोर्थ complex is the cytochrome B. It contains heme group in which the iron ferric accept the electrons from coenzyme Q to become ferrous, transfer electron to cytochrome C. And cytochrome C, it contains the heme group in which the ferric accepts the electrons from complex third to become ferrous. So ferrix to ferrous का ये changes होता रहेगा, transfer electron to complex 4. And complex 4 cytochrome A, it contains the heme group in which iron ferric form accept the electrons from cytochrome C to become ferrous, transfer electron to oxygen which is combined with the hydrogen to form water. And this complex that is responsible for this complex is very important. ये जो है हमारा ये ट्रांसफ़र होगा, ये प्रोटॉन जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो प्रोटॉन है उनको लाने में इन्वॉल्व होगा मैट्रिक्स में। तो ये कॉम्प्लेक्स दैट इज़ ATP सिंथेज और F0F1 पार्टिकल नाम सुना होगा आपने, ATPase. ओके, नाउ हियर दिस डायग्राम शोज द Krebs cycle. As we know, there is a pyruvate. Okay, pyruvate is a fatty acid and is a amino acid. So acetyl coenzyme A is formed by different sources. Okay, ये different sources से acetyl coenzyme A form हो रही है. Then glycolysis, ये हमें glycolysis को याद करिए, हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस से NADH की फॉर्मेशन वहाँ हुई थी, तो वो भी इलेक्ट्रॉन, तो NADH का ये 2 हाइड्रोजन, फिर से हमें ये हमें टू हाइड्रोजन 2. ओके, सो ग्लाइकोलिसिस से भी हमें आपको मिलेगी 2 हाइड्रोजन, ये यहाँ से आ रहा है हाइड्रोजन और इंटर करेगा इस लेवल पे। तो एसिटिल कोएंजाइम ए से हमें इंट्रेंस थी आपके Krebs cycle में, दिस इज साइट्रेट, आइसोसाइट्रेट, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, सक्सिनेट, दिस इज द साइकिल। ऑक्जेलो एसीटेट जो कि स्मॉल अमाउंट में फॉर्म होगा और रिसाइकिल, तो ये आपने पूरा Krebs साइकिल देखा है। वहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें जो NADH मिले थे, NADH2 दैट इज़ द हाइड्रोजन इक्विवेलेंट, तो ये हमें कहाँ कहाँ से मिले, यहाँ से भी मिले थे, यहाँ भी हम लोगों ने देखा था पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो यहाँ से भी एक फर्स्ट हमारा डिहाइड्रोजनेशन इस लेवल पे हुआ था, दूसरा इस लेवल पे हुआ था डिहाइड्रोजनेशन, तीसरा इस लेवल पे हुआ था और चौथा इस लेवल पे। एंड ग्लाइकोलिसिस ऑल्सो provide 2 hydrogen atom. So all these NADH2 enters into the site electron transport chain. ठीक है, तो ये हमें NADH2 मिले, कहाँ कहाँ से मिले, एक ग्लाइकोलिसिस से आ रहा है, हमें 2 NADH2 मिले ग्लाइकोलिसिस से, क्योंकि हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से रिएक्शन जब स्टार्ट होगा तो वह 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिलेंगे, तो वहाँ हमें NADH2 जो है वो 2 मिलेगी, तो वहाँ से 2 मिल रहे हैं। यहाँ भी हमारी जो है पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल जो एंटर करेंगे 2H,
ये यहाँ पे भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ भी डिहाइड्रोजनेशन हो रहा है, यहाँ डिहाइड्रोजन। तो यहाँ हम FAD लेवल पे जा रहे हैं। देखिए यहाँ का हाइड्रोजन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल हमने आपको बताया NADH2 से हमें 3 ATP मिल रहे थे और FADH2 से हमें 2 ही ATP मिल रहे थे। तो इस स्टेप में देखिए एट द लेवल ऑफ NAD विच इंटर्स इनटू द क्रेब्स साइकिल, ये एक लीनियर रिएक्शन सीक्वेंस है जिसमें कि आप देख रहे हैं ये पहला आपको ATP मिला, यहाँ दूसरा ATP मिला और ये तीसरा ATP मिल रहा है हमको 3 ATP। तो NADH जिस लेवल से इंटर कर रहा है वो हमें ये 3 ATP दे रहे हैं, 3 ATP दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि NADH2 से हमें एक NADH से हमें 3 ATP मिल रही है, बट FADH2 से हमें कितनी मिलेगी, वो एक आपकी इस लेवल पे मिल रही है और एक इस लेवल, बिकॉज FADH2 एंटर्स एट द राइट एंगल ऑफ कोएंजाइम Q, यहाँ पे UB क्यूनॉन लेवल पे इंटर कर रहा है। ये स्टेप जो है ये एब्सेंट है इन केस ऑफ FADH2 के ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिल गया, एक ATP ये और ये ATP, ओके। तो ये हमें इस लेवल पे 2 ही मिल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड वाला, फर्स्ट वाला स्टेप जो है वो हमें इसमें एंटर नहीं हो पा रहा है, ओके। फिर से देख लें हम लोग इसको, एक ग्लाइकोलिसिस से हमें 2 हाइड्रोजन मिला, ठीक। ये हमें पाइरुवेट से साइट्रेट एसिटिल कोएंजाइम A के फॉर्मेशन में ये मिल रहा है। एक जो है इस लेवल पे जो फर्स्ट हमारा डिहाइड्रोजनेशन हुआ, ये सेकंड डिहाइड्रोजनेशन हुआ, ये थर्ड डिहाइड्रोजनेशन और ये फोर्थ डिहाइड्रोजनेशन। तो ये सभी जो है NADH दे रहे हैं, ये ऑल्सो ये इंटर करेगा, बट एट दिस लेवल याद करिए आपको क्या मिला था, सक्सिनेट इंटू फ्यूमरेट, देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ FADH2. So FADH2 enters into the electron transport chain as the right angle of UB quinone, that is coenzyme Q. तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि आप ये देखिए, ये हमें फर्स्ट स्टेप में ATP, ये सेकेंड स्टेप की ATP और ये थर्ड स्टेप में ATP मिल रहा है जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हमारा ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इस तरह से जो है आपको कॉम्प्लेक्सेस एंड हो रही है। तो अब इन कॉम्प्लेक्सेस के जो सीक्वेंसेस हैं उसकी वजह से हमें सारे मिलेंगे। तो NADH से हमें पूरे क्या मिल रहा है, ये 3 ATP मिल रहा है, आप देखिए ये 3 ATP मिल रहा है, ये हमें 3 ATP मिल रहे होंगे, 3 ATP, और इस लेवल पे हमें 2 ATP पे। इसलिए हम कहते हैं कि NADH से हमें जो मिलता है, सॉरी, NADH से हमें जो मिल रहा है वो 3 ATP मिल रही है ATP, और FAD से जो है हमें क्या मिल रहा है, 2 ATP। वो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। एंड फाइनली जो है हमें क्या मिलना है, जो हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करेंगे और हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो मिलके होगा वो वाटर फॉर्म कर लेगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ हियर देयर इज अ electron flow down respiratory chain and sites of proton pumping. अब देखिए, अब हमें इसमें क्या देखना है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसे वर्क कर रहा है। सो इन दिस केस देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड पंपिंग ऑफ proton, okay. Here, see here, अभी हम लोगों ने देखा NADH डिफरेंट
स्टेप से हमें NaDH मिल गया। देन क्या हमें मिला, NaDH जो हुआ वो ऑक्सीडाइज हुआ और NAD प्लस में चेंजेस हो गए और प्लस हमें हाइड्रोजन एटम मिला। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो हमें था NaDH का वो बाहर आ गया। तो NAD प्लस ये फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं, जहाँ पे NAD की रिक्वायरमेंट है फिर से वो NAD हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके फिर उससे जो रिड्यूस होगा और फिर NaDH में कन्वर्ट होगा और फिर से मतलब ये NaDH आपका NaDH फॉर्म करेगा और फिर वो NaDH यहाँ इंटर कर जाएंगे। तो ये हमें साइकिल मिलती रहेगी। तो अब ये हमें दिस हाइड्रोजन, दिस इज़ द, ये आप उसको देखिए, दिस हाइड्रोजन एटम आयोनाइज्ड, मतलब ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, दिस इज़ द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स जिसको हमने कहा NaDH डिहाइड्रोजिनस कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इसमें हम लोगों ने बताया कि ये इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, दैट इज़ FMN। ओके, तो FMN जो क्या करेगा, दिस हाइड्रोजन एक्सेप्टेड बाय FMN, दैट इज़ हाइड्रोजन एक्सेप्टर FMN is the flavin mononucleotide. Full form is the FMN, flavin mononucleotide, accept hydrogen and changes into FMNH. ठीक है, ये आपको क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा और FMNH2 फॉर्म करेगा। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक, सो हाइड्रोजन ऑफ NaDH accepted by the FMN. Now there is a presence of iron sulfur protein. Iron sulfur protein is also present in the first complex. Now this iron sulfur protein रिमूव द हाइड्रोजन, इसका जो हाइड्रोजन है वो रिमूव करेगी, रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम FMNH2, इसका हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन इसका रिमूव हो गया एंड ऑक्सीडाइजिंग इट बैक टू FMN, ये फिर से FMN में कन्वर्ट हो जाएगा। एक क्या हुआ कि ये यहाँ पे आप ये सोचिए कि FMNH2 ये जो है क्या होगा, ये चेंज होगा FN में। ठीक, और फिर हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। अब इसका जो है क्या होगा, ये ऑक्सीडाइज बैक हो गया, देयर इज़ द ऑक्सीडेशन FMN ये, और फिर से ये रीयूज़ हो जाएगा और ये हाइड्रोजन हमारा ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, देयर इज़ द आयोनाइजेशन। सो दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, ये जो होगा NaDH डिहाइड्रोजिनेज, सो हियर देयर इज़ अ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन हुआ, NAD फॉर्मेशन हुई, तो NAD हमारी जो होगी वो बैक हो गई, ऑक्सीडाइज हो गई। ठीक, और हाइड्रोजन एटम जो है अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर करेगा, देन इट आयोनाइज, ये जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शो किया गया है, बट ये सारे इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन जो है इस कॉम्प्लेक्स ने करेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस हाइड्रोजन NaDH से जो हाइड्रोजन मिला हमें, दिस इंटर्स इनटू द कॉम्प्लेक्स। तो अब ये जो है हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स जो होगा FMNH2, ये जो है हमारा क्या है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन ये इसने एक्सेप्ट कर लिया और NaDH जो है वो ऑक्सीडाइज होकर बैक रिसाइकिल होगा। एंड नाउ FMNH2, दिस इज़ द रिड्यूस्ड फॉर्म। अब
ये क्या होगा, आयरन सल्फर प्रोटीन विच रिड्यूस टू, इसको ये जो है वो इसको जो है क्या करेंगे, इसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, आई मीन कि रिमूव करेगा, सॉरी, इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। मतलब प्रेजेंस ऑफ दिस आयरन सल्फर प्रोटीन, देयर आर 5 सेंटर ऑफ आयरन सल्फर रिमूव द हाइड्रोजन। तो ये रिमूव जब हुआ तो इसका FMN और हाइड्रोजन निकल जाएगा ये, ठीक है। एंड देन एक बार तो क्या किया कि रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द FMNH2 एंड ऑक्सीडाइजिंग बैक इनटू द नेक्स्ट फंक्शनिंग, इसको फिर से ऑक्सीडाइज बैक करेगा एंड आयोनाइज द हाइड्रोजन एटम इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, ठीक। तो अब हमें क्या मिला, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गया। जैसा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो जब यहाँ हमें फ्री इलेक्ट्रॉन जब मिला तो देयर फ्री एनर्जी इज़ वेरी हाई। आप यहाँ देखिए, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एट दिस स्टेज इलेक्ट्रॉन हैव हाई फ्री एनर्जी। तो ये इतनी हाई होती है कि यहाँ पे जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर सकता हाइड्रोजन। तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इन लीनियर फैशन, ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होगा विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, बट हाइड्रोजन इज़ पम्प्ड इनटू फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। सो इन टू आउटसाइड, आउट क्या है, ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो है कॉम्प्लेक्सेस से पम्प कर दिए जाएंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा इस प्लेस पे आ जाएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से, बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये हमारा अगर क्रिस्टी है, अगर हमारा ये कॉम्प्लेक्स यहाँ प्रेजेंट है दिस वन, तो इसका जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, पंप हो जाएगा, प्रोटॉन, दैट इज़ प्रोटॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाता है, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स जो है इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हम इसको फिर से देखेंगे। नाउ इलेक्ट्रॉन रीचेज टू द कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q तक पहुँचने के लिए क्या होता है, इसमें जो है जो हमारा आयरन है, उसका आयरन सल्फर प्रोटीन, वो जो है वो हमें वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज होता रहता है। वो पहले क्या होगा, रिड्यूस होगा और फिर ऑक्सीडाइज होगा। जो हमारा फेरिक कंडीशन है, रिड्यूस्ड फर्स्ट गेट रिड्यूस फ्रॉम फेरिक कंडीशन, जो हमारा F3 है वो फेरिक है, रिड्यूस टू फेरस F2 में कन्वर्ट होता है। तो फेरिक टू फेरस देन फेरिक, ये साइकिल चलती रहेगी और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है रीचेज एट दिस लेवल, ठीक। एंड प्रोटॉन जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर स्पेस में चला जाएगा। नाउ कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स दिस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स सेकेंड, दिस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स सेकेंड, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। इसमें भी चीज़ें वही होंगी, हमारा जो FAD है यहाँ पे आपका कोफैक्टर, वो जो है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया था, अभी हम लोगों ने देखा कि व्हेन सक्सिनिक एसिड चेंजेज इनटू फ्यूमरिक एसिड इन क्रेब्स साइकिल देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ FADH2 that is that come from the Krebs cycle, and in the presence of second complex as it is, वहाँ यहाँ भी हमें क्या मिलेगा कि FAD, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन एक्सेप्ट इन लाइक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी सिमिलर टू फर्स्ट। ये भी वही काम करेगा जैसे हमने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखा कि जो है उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, किसने किया, FMN ने, और यहाँ जो कौन करेगा, FAD, दिस इज़ अ फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड,
वहाँ क्या किसने मोनो न्यूक्लियोटाइड ने किया, FMN ने किया था। तो यहाँ जो हाइड्रोजन आयन फॉर्म में हाइड्रोजन एटम होगा दैट इज़ एक्सेप्टेड बाय द FADH2, दिस बिकम ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम दैट ऑक्सीडाइज FAD and hydrogen atom ionized electron and proton। ये पहले ही शो किया गया है डायग्राम में, बट इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम ऑक्सीडाइज द FADH2 into FAD and hydrogen atom get back ionized into electron and proton। electron again reaches to coenzyme Q, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस कॉम्प्लेक्स 2 डू नॉट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। सो इट्स हाइड्रोजन एटम कैन नॉट पम्प्ड इनटू द मैट्रिक्स। तो ये पम्प्ड इनटू द पेरिकॉन्ड्रल स्पेस। तो इसका जो हाइड्रोजन है प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स में ही रह जाता है। ठीक है, सो प्रोटॉन विच प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ ये कॉम्बिनेशन होगा, एंड देन दिस कोएंजाइम Q again electron and proton combine together, there is a formation of hydrogen atom and coenzyme Q oxidize, ठीक है। तो ये कोएंजाइम QH2 आपका फॉर्म हो जाएगा, कोएंजाइम QH2। ठीक, तो कोएंजाइम Q reduced into this one, ubiquinol, coenzyme QH2 is the reduced form. So this coenzyme Q reduced to coenzyme QH2 because electron and proton, जो हमारे मैट्रिक्स में प्रोटॉन है जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के पंप ना करने से मैट्रिक्स में है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइन करके हमें एटम बना देंगे, और यहाँ पे ये देयर इज़ द रिडक्शन ऑफ कोएंजाइम Q। एंड नेक्स्ट अगेन hydrogen of coenzyme Q again accepted by complex 3rd, this one is the complex 3rd, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स उसको एक्सेप्ट करेगा। यहाँ जो है आपके साइटोक्रोम है और आयरन सल्फर प्रोटीन सेंटर भी हैं, साइटोक्रोम B। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स 3 एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम एंड अगेन हाइड्रोजन इज आयोनाइज्ड इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो चेंजेस आएंगे, प्रोटॉन फिर से वो पंप कर दिया जाएगा पेरिकॉन्ड्रल स्पेस में, और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सेस पे जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम C लेवल पे जाएगा, एंड देन आफ्टर कॉम्प्लेक्स 4, दिस वन इज़ द कॉम्प्लेक्स 4, ये कॉम्प्लेक्स 4 जो जिसमें कि साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, यहाँ भी आयरन है, बट यहाँ पे जो है हमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में होगा वो कॉपर की प्रेजेंस है। तो इस प्लेस पे हमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है उसके साथ जो हमें एलिमेंट है वो कॉपर है, एटम ऑफ कॉपर, देयर इज़ अ एटम ऑफ कॉपर, देयर इज़ अ एटम ऑफ आयरन, देयर इज़ अ एटम ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये फिर यहाँ पे जो जैसे हमारा इस और इस प्लेस पे फेरिक टू फेरस में कन्वर्जन हो रहा था, यहाँ पे हमें क्यूप्रिक टू क्यूप्रस होगा, क्यूप्रिक टू क्यूप्रस में कन्वर्जन होगा। ठीक है, दिस इज द क्यूप्रिक टू क्यूप्रस। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय जो यहाँ पे चेंजेस होंगे वो क्यूप्रिक टू क्यूप्रस, यहाँ फेरिक टू फेरस, ये जो है चेंजेस होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता जा रहा है। एंड फाइनली फ्री एनर्जी लेवल बिकम लो, वो ऐसे लेवल पे पहुँच जाएगी कि जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है दैट कैन बी कंबाइंड विद द प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम। ओके, यहाँ पे आने के बाद अब चूँकि यहाँ पे एक और मैकेनिज़्म हमें इन्वॉल्व होगी जिसमें कि जो
पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस से प्रोटॉन को मैट्रिक्स में पंप करके लाएगी, वापस बैक लाएगी। यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या केमी ऑस्मोटिक थियरी, वो यहाँ पे एक बार फिर से हम देखेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये हमें हाइड्रोजन एटम फिर से कैसे मिला यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन जो अभी एक लीनियर सीक्वेंसेस में चल के आ रहा था वो, और प्रोटॉन हम लाएंगे उसको फिर से मैट्रिक्स में, जो एक अलग मैकेनिज्म होगी, और फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन एटम बना देंगे। एंड दिस हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बिकॉज लेवल ऑफ फ्री एनर्जी बिकम लो। अब ये जो हाई एनर्जी लेवल थी वो लो लेवल पे पहुंच गई, विच फैसिलिटेट द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विथ ऑक्सीजन। ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, इसके साथ कंबाइन करके हमें क्या फॉर्म कर देगी, वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारा वाटर फॉर्म करेगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमारा NADH जो कि ऑक्सीडाइज होगा, NAD फॉर्म में ये बैक चली जाएगी साइकिल से। ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स 1 के इसको इन्वॉल्व होगा, ये हमारी जो है कॉम्प्लेक्स, देखिए ये डायग्राम, ये कॉम्प्लेक्स 1 का जो है फंक्शन है। फिर ये हमारे जो है देखिए यहाँ पे फेरिक से कन्वर्जन, फेरिक टू फेरस, फिर ये हमारा फेरिक टू फेरस टू फेरिक, ये साइकिल चल रही है, ये हमारे चल रही है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ एटम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इसके साथ कंबाइन होगा, हाइड्रोजन एटम कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म H2O। तो ये हमारी एनर्जी लेवल जो आप देख रखते हैं कि यहाँ जो एनर्जी है टाइमिंग के साथ, ये जैसे इस लेवल पे जो एनर्जी है वो बहुत हाई है, आज ग्राफ से देखिए, हेयर हाई एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ वेरी हाई एट अलॉन्ग विद द टाइमिंग। ये टाइम जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है, ये जो सीरीज़ है ये आपका क्या हुआ, लेवल ऑफ एनर्जी इज़ लोअर्ड। तो हायर एनर्जी लेवल लोअर डाउन एट द ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो ये 1 बाय 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होते जाएंगे एक कॉम्प्लेक्सेस से दूसरे कॉम्प्लेक्सेस पे, और जो है प्रोटॉन जो है पेरिकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, और इस तरह से वो हमारा फाइनली हमें वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगी। बट अभी हम लोगों ने यहाँ पे वो नहीं देखा कि ATP हमारी कैसे बन रही है। उसके लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की ऑस्मोटिक थ्योरी, तो वो वहाँ से क्लियर होगा कि हमें किस लेवल पे कॉम्प्लेक्स में ATP मिल रही है। तो वो आप इस देखिए, यहीं पे हमें वो मिलेगा कि एक जो लेवल है, ये एक ATP यहाँ बनेगी, ATP एक यहाँ बनेगी, ATP एक यहाँ पे बनेगी, कॉम्प्लेक्स 3 पे एक ATP यहाँ बनेगी, दिस वन, एक यहाँ बनेगी और एक यहाँ बनेगी 3, और हमारा FADH2 इस लेवल पे इंटर कर रहा है, तो वो हमें सिर्फ ये आपका फर्स्ट ATP, ये सेकेंड ATP और ये थर्ड ATP, तो ये हमारे ATP मिल जाएंगे 3 ATP। और चूँकि हमारा FAD इस लेवल पे इंटर कर रहा है तो उससे हमें सिर्फ ये 2 मिलेंगे, और NADH से जो है हमें 3 ATP मिलेंगे। ओके, आई थिंक कि सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एनी कन्फ्यूज़न? तो हमें ये देखा कि जो है एक NADH से हमें क्या मिला, 3 ATP, और FADH से FADH2 से ये मिला 2 ATP। ठीक है, अब हम लोग जब पूरा देखेंगे तो अगर ग्लाइकोलिसिस से कितने मिले थे NADH, 2 ग्लाइकोलिसिस से मिले थे 2 NADH, DH
3 जो है हमें क्रेब्स साइकिल से मिले थे, ये ग्लाइकोलिसिस से, 3 क्रेब्स साइकिल से, 1 FADH जो है वो एक साइकिल में। तो ये सब डबलिंग होते हुए आपको मिलेगा कि जो है वो 6 ये हो गए, ये डबलिंग होगा तो 6 हो गया क्रेब्स साइकिल से। बहुत पुअर राइटिंग है, सॉरी। क्रेब्स टू सॉरी, ये सब कुछ है। जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा देखेंगे, आपको कैलकुलेट करके ये हम आपको निकालना है कितने, 38 ATP, ठीक है, 38 ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो NADH से देखिए, हम एक बार बैक जाते हैं, एक बार यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए एक यह मिला आपको 2, एक आपको यहाँ से मिलेगा 2, ये 2 मिला हाइड्रोजन जो इंटर कर NADH2, 1 2 3 4 5 जो है हमें कितने मिले, ये NADH मिले, तो 5 × 3, ठीक। ये जो है आपके डबल है, तो ये 30 हो गए, 30 डबलिंग हो जाएगी इसकी। ये ना 2 लिखा हुआ है, 2 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये 30 मिलेंगे आउट ऑफ 10 × 3, तो ये डबल हो गए। ये हमें 2 मिला FAD, तो FAD से हमें कितने मिल रहे हैं, 4, 1 से 2 मिलेगा तो इससे ये 4 मिलेगा। और हमें डायरेक्ट ATP कितने मिले थे, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से, 2 ATP ग्लाइकोलिसिस से, 2 ATP क्रेब्स साइकिल से, तो 2 2 4 से 8, दैट इज 38। ये हमें कैलकुलेशन मिल गया, ठीक है। So that is complete electron transport chain. Okay, that's, thank you.